वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। ये टॉपिक जो है हम जो करने वाले हैं ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि इससे हम लोग जो है बड़े इजीली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर 3-4 बैटरी लगी हुई हों, खूब सारे रेजिस्टर लगे हुए हों, कई सारी ब्रांचेज हो, ऐसे सर्किट को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल जो तरीका है ना, ओम्स लॉ वाला, करंट डिवाइड करना, वोल्टेज डिवाइड करना, सीरीज पैरेलल वाला, वो कई बार मुश्किल खड़ी कर देता है, कई बार वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार तरीका सीखेंगे, और वो श्योर शॉट है, मतलब हमेशा लगने वाला है, कभी फेल नहीं होगा। छोटे से छोटे सर्किट में आप यूज़ कर सकते हो, बड़े से बड़े सर्किट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, वो तरीका कभी फेल नहीं होगा। ये तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही लास्ट पार्ट है, और इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। बड़े मार्क्स के क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी बहुत सारे इसके अंदर से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ लॉज, और उन लॉज को यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे दो लॉज, किरचॉफ के लॉज। पहला लॉ है किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ। ठीक है, किरचॉफ का जंक्शन का लॉ। सर्किट होता है, सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, चलो बनाते हैं। मान लो ये कोई सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, यहाँ पर भी एक बैटरी है इस तरीके से, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस अगर हम लगा दें, ठीक है, तो इसके अंदर जंक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा? इसके अंदर जंक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा? तो जंक्शन क्या होता है? जॉइंट, है ना, जहां पर एक पॉइंट से दो से ज्यादा कनेक्शंस निकलते हैं ना, एक पॉइंट से दो से ज्यादा कनेक्शन निकलते हैं, उसको कहते हैं जंक्शन। तो कौन कौन से जंक्शन है? ये एक जंक्शन है, दिस इज जंक्शन, समझ रहे हो? यहां पर एक पॉइंट से दो से ज्यादा कनेक्शंस जा रहे हैं, दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं। ऐसे ही ये भी एक जंक्शन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द जंक्शन। समझ गए? तो पहला लॉ जंक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। सो सिंपल, सिंपल सी बात है भाई, आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट है ना तो कहीं से लीक हो रहा है, ना से कहीं एंटर कर रहा है, ना कहीं पैदा हो रहा है कि नहीं? तो आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल होगा। और करंट क्या होता है? करंट तो रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज होता है। तो जितने चार्ज आ रहे हैं उतने ही चार्ज जाएंगे, आने वाले चार्ज जाने वाले चार्ज के बराबर पर सेकेंड, और आने वाला चार्ज पर सेकेंड होता है करंट, है कि नहीं? तो आने वाला चार्ज पर सेकेंड एंड जाने वाला चार्ज पर सेकेंड दोनों इक्वल है, यानी करंट, है ना, सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज, समझ, ये ऐसे कह सकते हो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल है कि नहीं? जैसे मान लो यहां से आया I, और I दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहां पर गया I1, यहां पर गया I2, तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये आने वाला है और ये जाने वाले हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I आने वाला I और जाने वाले I1 और I2 0, है कि नहीं?
यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम लोग, इनकमिंग करंट इज इक्वल आउटगोइंग करंट, और यहाँ क्या कह रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक मतलब आने वाले को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, जाने वाले को ले रहे हैं नेगेटिव, तो आने वाला और जाने वाला दोनों का सम क्या है, 0। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। किसी जंक्शन पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल होगा, यह है हमारा जंक्शन। तो क्या लिखेंगे इसे, इट स्टेट्स दैट algebraic sum of currents at a junction is 0। ठीक है, ये सारी चीज तुम लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि मान लो एक जंक्शन है जहां पर 3 से ज़्यादा ऐसे ऐसे इस तरीके से करंट्स आ रहे हैं, रास्ते हैं। तो यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ I3 बाहर जा रहा है, यहाँ पर I4 बाहर जा रहा है, यहाँ पर I5 बाहर जा रहा है। तो आने वाले पॉजिटिव यानी I1 प्लस I2 तो आने वाले हैं, और जाने वाले कौन कौन से हैं, -I3 -I4 -I5 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए? बहुत सिंपल सी बात। ये जो हमने अभी भी लॉ पढ़ा ना, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि एक करंट को या दो अलग अलग करंट को एक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आया तुम लोगों को। एक बार नोट कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो करंट क्या होता है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम कह सकते हैं 1 सेकेंड में आने वाला चार्ज जाने वाले चार्ज के इक्वल है। क्या चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। क्या चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व। अगर चार्ज कंजर्व्ड है, आने वाला चार्ज जाने वाले चार्ज के इक्वल है, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से ही तो ये रूल है, क्योंकि पर सेकंड आने वाला चार्ज जाने वाले चार्ज के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं करंट आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल है। तो दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इजी, मेरे ख्याल से इससे इजी कोई चीज़ नहीं होगी, है ना। तो जब भी हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स दे रखे हों तो ये रूल तुम्हें याद रखना है, सबसे पहले इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब करते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल है लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ, इसे मैश लॉ भी कह देते हैं। मैश लॉ, मैश लॉ। मैश का मतलब होता है जाल, सर्किट का जाल, है ना, सर्किट का जाल। तो जंक्शन लूप को समझने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं लूप होता क्या है। तो मान लो एक और सर्किट हम बनाते हैं। ये हमने एक सर्किट बनाया, एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी बनाई, एक और बैटरी बनाई, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक और रेजिस्टेंस बना दिया इस तरीके से, और तीनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, ऐसे हमने इनको कनेक्ट कर दिया। नाम दे देते हैं A B C D E एंड F। इसका नाम देते हैं R1, इसका नाम दे देते हैं R2, इसका नाम दे देते हैं R3। तो लूप क्या है? इस सर्किट को देख करके घबराओ मत, मैं सिर्फ बता रहा हूँ लूप कौन सा है। लूप होता है एक क्लोज्ड पाथ। लूप इज अ क्लोज्ड पाथ, बंद रास्ते को हम कहते हैं लूप। तो लूप कौन कौन से हैं? देखो, A B E F A एक लूप है, A B E F A एक लूप है, A B C D E F एक लूप है, A B C D E F A एक लूप है, और B C D E B भी एक लूप है, B C D E B। लूप समझ में आया? क्लोज्ड पाथ, ये होता है लूप। अब लूप इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड लॉ हम पढ़ रहे हैं ये लूप के लिए काम करेगा। जैसे पहले वाला लॉ जंक्शन के लिए काम कर रहा था, ये वाला लॉ लूप के लिए काम करेगा। समझ गए? लूप क्लियर हो गया? तो देयर आर 3 लूप्स, एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन गलत है। एक सीधा साधा लूप, ऐसे भी एक लूप बन जाता है, लेकिन ऐसे नहीं करना। हमें सिंपल सा लूप लेना है, एक लूप ये ले लिया, एक लूप ये ले लिया, एक लूप ये ले लिया। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसका लॉ। ये थोड़ा थोड़ा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना? तो तुम्हें बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। सुनो ध्यान से, क्या है? मैंने तुम्हें बताया था कि सीरीज में कौन सी चीज डिवाइड होती है? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, और ये एक सेल है, इस तरीके से एक सेल है, इसका EMF E है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, सर्किट में करंट I जा रहा है ना? हमने किया ना ये। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो कितनी होगी? IR1। इसकी वोल्टेज कितनी होगी? IR2। इसकी वोल्टेज कितनी होगी? IR3। समझ गए? इन सारी बातों का मतलब मैंने तुम्हें बताया था। इन सारी बातों का मतलब यह है कि जब आप यहां से EMF E या यूं कह लो वोल्टेज V, ये वाला किनारा V वोल्टेज पे है, ये वाला किनारा 0 वोल्टेज पे है, तो यहां से आप लोग एनर्जी लेके चले, है ना? पर यूनिट चार्ज एनर्जी लेके चले V। कुछ एनर्जी यहां से जाने में खर्च हो गई V में से, कुछ यहां पर खर्च हो गई V में से, कुछ यहां पर खर्च हो गई V में से, और लास्ट में तुम्हारे पास बची 0, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और फिर से तुमने बैटरी में से एनर्जी ली, फिर चले, कुछ यहाँ खर्च करी, कुछ यहाँ खर्च करी, कुछ यहाँ खर्च करी, फिर आगे तुम्हारे पास एनर्जी हुई 0, फिर एनर्जी लेकर के चले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। किया ना हमने ये काम? ये हमने काम किया हुआ है ना कि जो वोल्टेज V है वो इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज, ऐसे ही होगा ना? तो ये जो वोल्टेज है वो 3 पार्ट्स में ड्रॉप हुई, कुछ इसमें ड्रॉप हुई, कुछ इसमें ड्रॉप हुई, कुछ इसमें ड्रॉप हुई, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ही तो है कि भाई यहाँ से यहाँ चले, एनर्जी लेके चले, कुछ यहाँ खर्च कर दी, कुछ यहाँ खर्च कर दी, कुछ यहाँ खर्च कर दी, 0 हो गई हमारे पास एनर्जी, फिर से 0 हो गई। और फिर एनर्जी लेके चले, एनर्जी कहाँ से आई? बैटरी से आई। एनर्जी लेके चले, इसका मतलब ये जो एनर्जी तुम लेके चले 3 पार्ट्स में तुमने खर्च कर दिया, ठीक है ना? या ऐसे कह सकते हो, इसको नाम दे देते हैं, अगर मान लो V1 नाम दे दें, इसको V2 नाम दे दें, इसको V3 नाम दे दें, तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। मैं मिटा देता हूँ इसको। इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग, अभी हम लूप लॉ करेंगे, लूप लॉ की बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमने एक लूप की भी बात करी है, हम ना हमने एक लूप की भी बात करी है, एक कंप्लीट लूप की बात करी है। तो एक कंप्लीट लूप के अंदर हम क्या देख रहे हैं? ठीक है,
इस कंप्लीट लूप के अंदर क्या देख रहे हैं कि टोटल वोल्टेज 3 पार्ट्स में ब्रेक होगी, कुछ यहाँ ब्रेक हुई, कुछ यहाँ ब्रेक हुई, कुछ यहाँ ब्रेक हुई। या ऐसे कर लो V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। ये कुछ जो है हमारे लूप लॉ का ही एक रिजल्ट है। और इस रिजल्ट को हम अगर हम लॉ के हिसाब से कहें तो क्या कहेंगे कि भाई टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू तीनों जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके क्रॉस ड्रॉप हुई वोल्टेज, ईएमएफ की वोल्टेज, सोर्स ऑफ ईएमएफ की वोल्टेज, ठीक है, इज इक्वल टू वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस में से ड्रॉप हुई उनका सम के बराबर है कि नहीं। ईएमएफ की वोल्टेज और जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके अक्रॉस ड्रॉप हुई वोल्टेज के इक्वल है। अब इसको रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, इसको रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे भाई, एक तरफ तो सेल की वोल्टेज वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबकी वोल्टेज के सम के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो, क्या कहोगे, इन अ लूप, क्यों हम लूप की बात करें, इन अ लूप हम बात करेंगे लूप लॉ की। इन अ लूप, किसी लूप के अंदर, ठीक है, टोटल ईएमएफ किसके इक्वल है, इज इक्वल टू सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल है, इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप across all resistances, ठीक है, समझ के बाद। और इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, हम इसको और अच्छे तरीके से इस तरीके से लिखेंगे कि EMF सम ऑफ EMF, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही सेल हो, कई सारे सेल हो सकते हैं, तो सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ voltage drop across all resistances, या ऐसे कह लो sum of EMF is equal to sum of IR, है ना, वोल्टेज ड्रॉप IR ही होगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो sum of EMF minus sum of voltage drop across all the resistance is 0 in a loop। किसी लूप के अंदर सभी EMF का सम और सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ये तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है कि नहीं। सो दिस इज बेस्ड अपॉन principle of conservation of energy, एनर्जी माने वर्क, है ना, एनर्जी मतलब वर्क, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, एनर्जी मतलब वर्क एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, समझ गए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेके इन दोनों लॉ को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट है, इस सर्किट को यूज करके हम लोग तीनों करंट निकालेंगे, I1, I2 और I3, है ना, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। इसमें 2 सेल दे रखे हैं और ये भी नहीं पता चल रहा कि ये सेल जो है सीरीज में है या पैरेलल में, ये भी नहीं मालूम पड़ रहा, और 3 रेजिस्टेंस है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमारे पास रूल है, हमारे पास 2 लॉ हैं किरचॉफ के, जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ, इनको यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो लूप लेने से पहले और जंक्शन लेने से पहले आप लोगों को बताना पड़ता है कि कौन से जंक्शन की बात कर रहे हो और कौन से लूप की बात कर रहे हो। तो पहले जंक्शन लॉ लगाएं। सो कोई एक जंक्शन ले लेते हैं, एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पर क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, देख रहे हो, I1 करंट I2 और I3 के इक्वल है, I1 करंट जो है I2 प्लस I3 के इक्वल है जंक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम लेते हैं लूप लॉ, हमें निकालना क्या पता है ना,
हमें I1 I2 I3 निकालना है। सो फाइंड I1 I2 I3। अब लूप ले लेते हैं, लूप कोई भी लूप ले सकते हो, ए बी ई एफ ए ले लेते हैं, ए बी ई एफ ए, ठीक है। अब इस लूप में चलते जाएंगे और जितने भी सोर्स ऑफ ईएमएफ आएंगे, जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे, उनके अक्रॉस वोल्टेज को हम लोग ऐड करके 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखो कैसे करते हैं, इसके लिए रूल है कैसे हम एक लूप के अंदर वोल्टेज को लेते हैं। ध्यान से देखो, हम ए से शुरू करेंगे, ए से गए बी, ए से बी जाने में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। फिर आए बी से ई, बी से ई आए, बी से ई में करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम्स, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, इसकी वोल्टेज ड्रॉप होगी I2 इंटू 2 यानी कि 2I2, ठीक है, समझ गए। और अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको लेंगे प्लस, इसका मतलब जब भी हम करंट की डायरेक्शन में जाएं तब वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या लेंगे प्लस, ठीक है। इस रूल को फॉलो करो, अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, कोई एक रूल फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जब हम पहला मैं जो बता रहा हूँ क्या है कि जब तुम करंट की डायरेक्शन में जाओ, व्हेन यू आर गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब तुम करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नोट करनी है, तो कितनी आई 2I2। अब रह गई बात साइन की, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, हम क्या लेंगे प्लस, क्योंकि हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, ओके। फिर B से E आ गए तुम, अब E से F जाओ, E से F में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, E से F में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कुछ लेना नहीं है। फिर B से A पर आओ, B से जब A पर आ रहे हो, एक तो बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है, एक तो बैटरी रास्ते में आ रही है और एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अब देखो बैटरी का ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, रह गई बात प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, है ना, मेन बात तो यही है, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ये बात है। तो जब हम ऐसे चल के गए और हम बैटरी तक पहुंचे तो हम क्या देख रहे हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमें दिखाई दे रहा है। जब ऐसे जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमारे सामने होगा, इसका मतलब हम क्या लेंगे माइनस, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसे हम क्या लेंगे माइनस। फिर ऐसे गए, फिर रेजिस्टेंस आया हमारे सामने, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट I1 है, तो 5I1। बात है प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं या करंट के अपोजिट जा रहे हैं, हम तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए क्या लेंगे प्लस लेंगे। और कहाँ पहुँच गए हम, ए पर पहुँच गए, ए पे पहुँच गए ना, ए पे पहुँच गए यानी उसी पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ से तुम चले थे, तो इसका मतलब तुम्हारा पूरा एक लूप पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको कर दो 0 के इक्वल, समझ गए। एक और लूप लेते हैं, ऐसे लूप लेके हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 या जो कुछ भी कहा जाए उसको निकालना है। अब दूसरा लूप लेते हैं, दूसरा लूप कौन सा लें, BCDEB ले लेते हैं, BCDEB ये लूप ले लेते हैं। B से C जाओ, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई करंट, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। E से C से D जाओ, C से D गए तो एक रेजिस्टेंस ही आया, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम्स और करंट है I3, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हुई 3I3, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी 3I3, प्लस होगी या माइनस होगी, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस। फिर आया बैटरी, बैटरी की 6 वोल्ट, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, जब हम ऐसे आए हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दिया, इसका क्या लेंगे प्लस। फिर डी से ई में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रही। फिर ई से जाओ बी, ई से बी गए, रेजिस्टेंस है 2 ओम्स का और करंट है I2,
तो हम लिखेंगे 2i2 प्लस लेंगे माइनस लेंगे, अब की बार हम करंट के अपोजिट हैं इसलिए माइनस लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे जितने भी वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशन तुम्हें बनानी चाहिए। हमारे पास कितने वेरिएबल है? हमारे पास 3 वेरिएबल है, i1, i2 और i3। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, 3 इक्वेशन हो गई, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं i1 i2 के लिए। ठीक है, करें शुरू। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में i2 है, i1 है, इसमें i3 है और i2 है। तो अगर हम i3 को i1 i2 में बदल दें तो हमारी दोनों इक्वेशन में i1 i2 रह जाएगा ना। तो वही काम करते हैं। तो हम लिखते हैं इसको इस तरीके से, 3 i3 को लिखेंगे, i3 क्या बनेगा? i3 बन जाएगा i1 माइनस i2। तो यहाँ पर i3 की जगह i1 माइनस i2, i3 के लिए हमने पुट की वैल्यूज, प्लस 6 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। 3i1 माइनस 3i2 प्लस 6 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। i2 दो बार आ रहे हैं तो ये बन जाएगा 5i2। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आएगी 3i1 और माइनस 5i2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन i1 i2 के फॉर्म में आ गई। और एक इक्वेशन ये पहले से आई हुई है, इसको भी लिख लेते हैं। तो 5i1 को पहले लिख लेंगे, 5i1 फिर प्लस 2i2 एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेंगे। दो ही वेरिएबल है ना। किसी एक को एलिमिनेट कर लेंगे। किसको एलिमिनेट करें? देखो, अगर पहली वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, दूसरे वाली को कर दें हम लोग 3 के साथ, तो ये 15i और ये भी 15i1 हो जाएगा, है ना। कैंसिल हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? बाकी मैं मिटा देता हूँ इसको। और मुझे मिला 15i1 माइनस 25i2 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन 15i1 प्लस 10i2 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे माइनस 35i2, ये बन जाएंगे कितने? 66 प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो 66 इज इक्वल टू 35i2 और i2 आ जाएगा 66 बाई 35 एम्पियर। आ गया ना करंट। अब हमारे पास i2 आ गया, i2 आ गया तो i1 भी निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में तो हमारे पास i1 आ जाएगा, है क्या नहीं। तो i1 निकालेंगे, क्या करेंगे? पहले वाली इक्वेशन लेते हैं, 3i1 माइनस 5, i2 की जगह क्या लिखेंगे? 66 बाई 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3i1 माइनस 66, 5 7 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3i1 माइनस 66 एलसीएम लेंगे, 42 बाई 7 इज इक्वल टू 0। 3i1 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें? इसमें मिलेगा 424 बाई 7 इज इक्वल टू 0। सो 3i1 आ गया 24 बाई 7, तो i1 आ जाएगा 24 बाई 21। आ गया ना। i1 भी आ गया, i2 भी आ गया। i3 भी निकाल देंगे। i3 क्या है? पहले वाला जो हमने जंक्शन लॉ यूज किया था उसके हिसाब से हम i1 निकाल सकते हैं। क्या है i1 इज इक्वल टू i2 प्लस i3। तो i3 हो जाएगा i1 माइनस i2। i1 क्या है? i1 है तुम्हारा 24 बाई 21, i2 क्या है? 66 बाई 35। कर लोगे ना? अब तो हो जाएगा। समझ के कैसे करना है? एक क्वेश्चन और करते हैं। तुम्हें लूप लॉ लगाना आना चाहिए। मैंने तुम्हें रूल बताया। रूल क्या है? तुम किसी रास्ते पर जाओगे,
उस बंद रास्ते को कहेंगे लूप। किसी एक पॉइंट से शुरू करोगे, घूमते घूमते उसी पॉइंट पे आ जाओगे, और रास्ते में जितने भी बैटरी रेजिस्टेंस आएंगे उनके वोल्टेज को तुम्हें नोट करना है। अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो रेजिस्टेंस में तो उसी वोल्टेज को प्लस लोगे, और बैटरी का टर्मिनल जो तुम्हारे सामने आएगा वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे। बस इतना सा काम करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, अब लूप के नाम दे देते हैं पहले। ए, यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। 3 इक्वेशन होनी चाहिए। पहली इक्वेशन तो जंक्शन लॉ की लगा लो। तो किसी एक जंक्शन की बात करते हैं। यहाँ इस जंक्शन की बात करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, I3 = I1 + I2। ये होगी पहली इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन और चाहिए, तो हम 2 इक्वेशन और यूज करेंगे लूप लॉ के अकॉर्डिंग। पहला लूप लेंगे, लूप ए बी ई एफ ए, ठीक है। अब लूप में हम जाएंगे, ए से बी जा रहे हैं, बी से ई से एफ, एफ से ए, और लूप लॉ लगाते हैं। ए से बी गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई वोल्टेज नहीं। बी से ई गए, एक बैटरी नजर आई, और जब हम ऐसे जाएंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दिया। बैटरी का हमें कौन सा टर्मिनल दिखाई दिया? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दिया, तो लिखेंगे 2, ठीक है, प्लस में। फिर ऐसे गए, इसमें करंट कितना है? इसमें करंट है I2, तो हम लिखेंगे 2I2। प्लस या माइनस? प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए देखो, तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के अपोजिट जा रहे हो। तुम तो करंट के अपोजिट जा रहे हो, इसलिए माइनस। फिर ऐसे आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर ऐसे आए 5 ohms, और करंट कितना है इसमें? I3। करंट की डायरेक्शन में अपोजिट हो, करंट के अपोजिट, तो माइनस में = 0। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक लूप और बनाना पड़ेगा, क्यों 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए, तो कोई भी लूप ले लो। ये वाला लूप ले लो, बी सी डी ई बी लूप, बी सी डी ई बी लूप ले लेते हैं। सो बी से सी गए, कोई वोल्टेज नहीं। सी से डी गए तो पहले हमें दिखाई दिया 1.5 वोल्ट, सो प्लस में 1.5, क्योंकि हमें कौन सा टर्मिनल सामने नजर आया? प्लस, पॉजिटिव टर्मिनल नजर आया। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होती है, प्लस। फिर हमें दिखाई दिया रेजिस्टेंस। करंट कितना है इसमें? I1, हम लिखेंगे I1 × 1, I1 × 1 1, I1 हो जाएगा। प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? अब भी हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए माइनस। फिर ऐसे आओ, कुछ नहीं, ऐसे आओ 2 ohms। करंट कितना है? I2। पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? करंट की डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव। फिर बैटरी का कौन सा टर्मिनल नजर आया? माइनस। बन गई 3 इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे तीनों इक्वेशन को, तीनों को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल आ गए हमारे पास, और तीनों को हम यूज करके सॉल्व कर लेंगे। कर सकते हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भेजूंगा तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, और जो रूल बताए हैं उसी को फॉलो करना। किसी और तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन किसी एक तरीके को अच्छे से परफेक्ट बना लो, ओके। बहुत सारे तरीके नहीं करने, कोई एक तरीके से कर लो। तो कल मिलते हैं, बाय, सी यू टुमारो।